इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुमने यहाँ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, इसलिए तुम इसके योग्य हो। हालांकि तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हें इस तथ्य को किसी भी सामान्य लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहिए कि तुमने अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। चैप्टर 49 चार पर्वतीय संप्रदाय के संरक्षक। पिछले अध्याय में दक्ष ने कहा कि तलवार की शक्ति हर जगह पाई जा सकती है। इसके बाद दक्ष मजबूत ताकत के साथ उन पत्थर के स्तंभों पर हमला करने लगा। दक्ष ने सोचा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष की सहायता की है। इसके बाद दक्ष ने आखिरी पत्थर के स्तंभ को भी सक्रिय कर दिया, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद दक्ष फर्श पर गिर पड़ा और फिर वहां पर वह बूढ़ा व्यक्ति आया। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे के भाव को देखकर दक्ष ने कहा कि क्या उसने वरिष्ठ को नाराज कर दिया है। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि दक्ष ने परीक्षा पास कर ली है और फिर उन्होंने दक्ष को गोलियों का एक जार दिया। उन्होंने कहा कि दक्ष को अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा पास करने के विषय में बाहर किसी के साथ भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। दक्ष साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर पर ही पहुंचा था और वह 7 पत्थर के स्तंभों को सक्रिय करने में कामयाब रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दक्ष ने यह कैसे किया था। पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय के इतिहास में उसकी प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बूढ़े व्यक्ति को यह संदेह था कि दक्ष के पूरी तरह से बड़े होने से पहले ही वह किसी दुष्ट या बुरे इंसान का ध्यान आकर्षित कर सकता है, जिससे उसे हानि पहुंच सकती है। इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को यह बात फैलाने से मना किया। 4 पार्वती संप्रदाय सहित कुनलुन देश में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़े होने से पहले ही गुप्त रूप से बेहद प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट शिष्यों का शिकार किया और उन्हें मार डाला। वह पूरी तरह से अपनी प्रतिभा को उजागर करने में अक्षम रहे। प्रतिभावान लोगों में ईर्ष्या का होना कोई दुर्लभ बात नहीं थी। आज पूरे संप्रदाय के क्षेत्र में 7 पत्थर के स्तंभों की रोशनी देखी गई थी। यह शायद दक्ष को संप्रदाय के भीतर सबसे बड़ा लक्ष्य बना देगा। इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि वह शांत रहे और इस बात की चर्चा न करें। अगर दक्ष ऐसा करता है तो वह भविष्य में अवश्य ही एक मजबूत योद्धा बन जाएगा, अन्यथा उसके लिए परेशानियां पैदा हो सकती है। इधर उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर दक्ष ने कहा, ठीक है। इस समय दक्ष को यह समझ नहीं आ रहा था कि उस बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा था, लेकिन फिर भी उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। दक्ष की बात सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और फिर दरवाजे से बाहर की ओर देखते हुए उसने कहा, रक्षक असीम, जो और इसे वापस छोड़कर आओ। जब दक्ष ने उस बूढ़े व्यक्ति को यह कहते हुए सुना तो वह स्तब्ध रह गया। इसके बाद वह दरवाजे के बाहर देखने लगा। उसने पाया कि वहां केवल अंधेरा था और चट्टानी दीवारें थी। चारों ओर दूर दूर तक देखने पर भी उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वह अच्छा से जानता था कि यह बूढ़ा आदमी हवा से तो बातें नहीं कर रहा है। जब दक्ष यही सोच रहा था कि वह बुरा व्यक्ति किससे बात कर रहा है, तभी दूर से एक आवाज आई, ठीक है पुराने दोस्त। जब दक्ष ने ये आवाज सुनी तो वह रास्ते की ओर गौर से देखने लगा और उसने देखा कि वहां से कोई अंदर आ रहा था। जब दक्ष ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो वह थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जिन इमारत की रखवाली करने वाला वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसने दक्ष को लचीली तलवार दी थी। जब व्यक्ति दक्ष के सामने आया तब वह दक्ष को देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उन्होंने कहा, नौजवान, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। उस बूढ़े व्यक्ति की ये बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर अचानक एक चौड़ी मुस्कान आ गई। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि यह बूढ़ा व्यक्ति 4 पर्वतीय संप्रदाय के ऐसे पवित्र स्थान पर इस समय उपस्थित होगा, क्योंकि वह हमेशा आलस्य के साथ बैठा रहता था। इसके बाद दक्ष ने उस बूढ़े व्यक्ति का अभिवादन करते हुए कहा, मुझे भी आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई वरिष्ठ। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए दक्ष से कहा, हाँ नौजवान, आओ मैं तुम्हारा परिचय करता हूँ। यह मेरा पुराना दोस्त है जो 4 पर्वतीय संप्रदाय के प्रमुख संरक्षकों में से एक है। तुम उसे संरक्षक अनुपम कह सकते हो और मैं 4 पर्वतीय संप्रदाय के संरक्षकों में से एक रक्षक असीम हूँ। इस समय यह कहते हुए उसे बूढ़े व्यक्ति का मूड बहुत अच्छा लग रहा था। संप्रदाय के संरक्षकों को पद अनुक्रम में एक असाधारण स्थिति प्राप्त थी, इस हद तक कि अगर संप्रदाय के शिष्य उन्हें देख भी ले तो वह भी उद्दंड होने की हिम्मत नहीं करेंगे। इधर यह सुनकर दक्ष ने दोबारा उन दोनों का अभिवादन किया और कहा, प्रणाम रक्षक अनुपम, प्रणाम रक्षक असीम। दक्ष ने अपने मन में कहा, यह वरिष्ठ जो जिन इमारत की सुरक्षा के प्रभारी हैं, अपेक्षा के अनुरूप हैं। भले यह सामान्य दिखते हैं किंतु यह सामान्य नहीं है। मैंने ये अभी नहीं सोचा था कि यह वरिष्ठ एक संरक्षक होंगे। यह कहते हुए दक्ष बहुत आश्चर्यचकित रह गया था। जो लोग संरक्षक बनते हैं उन्हें संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति और निष्ठा रखनी होती है। उनकी योग्यताएं अन्य शिष्यों से कहीं अधिक होती थी। उन्हें केवल संप्रदाय की प्रतिष्ठा की ही फिक्र होती थी। उनके मन में बस यही एक चीज थी। रक्षक असीम इस बात से कैसे खुश नहीं हो सकते थे कि दक्ष ने अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा पास कर ली है और अब संप्रदाय के पास एक उच्च स्तरीय प्रतिभा है। इस समय दक्ष उन 2 बूढ़े लोगों को देखकर मुस्कुरा रहा था। इस समय दक्ष ने अपने मन में सोचा, संप्रदाय के 2 संरक्षक, यह संभवत संप्रदाय के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक है।
दूसरी तरफ रक्षक अनुपम ने रक्षक असीम से कुछ बात की और फिर अपना सिर हिलाते हुए वह कुछ देर में वापस गुफा की ओर चले गए। उनका शरीर रास्ते के अंधेरे में गायब हो गया। रक्षक अनुपम को अंधेरे में गायब होते देखकर रक्षक असीम ने कहा, मेरा पुराना दोस्त हर दिन गुफा में अपना अभ्यास करता है। उसके लिए बहुत ही कम बोलना बहुत आम बात है। उसने आज तक बहुत ज्यादा बात कभी नहीं की, इसलिए उनकी बातों का बुरा मत मानना। इसके बाद रक्षक असीम ने अपना सिर घुमाते हुए दक्ष की ओर देखा और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब हमें भी चलना चाहिए। यह कहने के बाद वह दक्ष के साथ उस गुफा से बाहर आ गए। बाहर खुले आसमान में आने के बाद रक्षक असीम ने अपनी मार्शल स्पिरिट को प्रकट किया। अगले ही पल रक्षक असीम के पीछे सारस की एक छवि उभरी, जिसके पास बहुत बड़े पंख थे और फैले हुए थे। इसके बाद अगले ही पल रक्षक असीम की पीठ पर दो बड़े बड़े पंख उभर आए। यह रोशनी से चमकते हुए आभासी पंख थे, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई सारस अपने पंख फैलाए उड़ने के लिए तैयार हो। यह देखकर दक्ष की आंखें आचार्य से खुली की खुली रह गई। दक्ष ने आश्चर्यचकित भाव से कहा, एक उड़ने वाली मार्शल स्पिरिट? यह वास्तव में एक उड़ने वाली मार्शल स्पिरिट है। उड़ने वाली मार्शल स्पिरिट के साथ मजबूत योद्धा आकाश में उड़ सकते हैं और वह अपने साथ लोगों को भी आसमान में ले जा सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 4 पर्वतीय संप्रदाय में ऐसे योद्धा भी होंगे जिनके पास ऐसी मजबूत उड़ने वाली मार्शल स्पिरिट होगी। दक्ष के यह कहते ही रक्षक असीम ने अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिए, जिससे रेत और छोटे छोटे पत्थर हवा में इधर उधर उड़ने लगे। अगले ही पल रक्षक असीम ने दक्ष को पकड़ लिया और आसमान की ओर उड़ गए। इस समय दक्ष को अपने शरीर में ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह हवा से बातें कर रहा हो। उसके पैरों के नीचे कुछ भी नहीं था, केवल दूर नीचे जमीन थी। दक्ष को इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई सपना देख रहा हो। उसके पिछली दुनिया में बिना तकनीकी मदद के इस तरह से हवा में उड़ना लगभग नामुमकिन था। चैप्टर 50 एल्डर का बुलावा। पिछले अध्याय में दक्ष ने आखिरी स्तंभ को भी सक्रिय कर दिया था, जिससे उसने उस कक्ष की परीक्षा पास कर ली थी। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को गोलियों का जार दिया और फिर उसने किसी को दक्ष को वहां से ले जाने को कहा, जिसके बाद रक्षक असीम वहां पर आए और फिर वह दोनों वहां से बाहर चले गए। रक्षक असीम ने कहा कि रक्षक अनुपम यहां हमेशा अकेले रहते हैं, इसलिए वह किसी से ज्यादा बात नहीं करते। दक्ष को इसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद रक्षक असीम ने अपनी मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया और दक्ष को अपने साथ हवा में ले गए, जिसका एहसास होते ही दक्ष आश्चर्यचकित रह गया। कुछ समय बाद रक्षक असीम दक्ष को लेकर एक नए आवास स्थान पर ले गए, क्योंकि वह ये नहीं चाहते थे कि दक्ष अन्य शिष्यों का ध्यान आकर्षित करें और वह हमेशा विवेकशील बने रहे। दक्ष का नया आवास जंगल के बीच अन्य शिष्यों के आवास से बहुत दूर था। वहां पहुंचकर रक्षक असीम ने दक्ष को किसी भी बात को न फैलाने की सलाह दी और फिर वह वहां से चले गए। रक्षक असीम के वहां से चले जाने के बाद दक्ष तुरंत गौरव के कक्ष की ओर निकल गया। अकेला पर्वत शिखर से आते हुए रास्ते में वह गौरव के पास नहीं रुक पाया था। जब दक्ष अपने पुराने आवास के पास से गुजरा तभी दक्ष के कानों में एक आवाज आई, दक्ष। ये आवाज सुनकर दक्ष ने उस आवाज की ओर देखा। तब उसने देखा कि उसके पुराने आवास का दरवाजा खुला हुआ था और वहां दरवाजे के पास एक युवक आलस्य के साथ दीवार से अपनी पीठ टिकाए और अपने हाथ को बांधे हुए खड़ा हुआ था। ये देखकर दक्ष का चेहरा बदल गया और उसका चेहरा गुस्से से भर गया, क्योंकि क्लाउड सी संप्रदाय में उस आवास को गुप्त रहना चाहिए था। उसे केवल दक्ष के द्वारा ही उपयोग किया जाना चाहिए था। दक्ष की अनुमति के बिना कोई भी उसके आवास में प्रवेश नहीं कर सकता था। किंतु यहाँ पर इस युवक ने न केवल दक्ष के आवास का दरवाजा खोल दिया बल्कि उसके कक्ष के अंदर भी घुस चुका था। अगर वहां दक्ष की कोई आवश्यक या गुप्त चीजें होती और उसे उस शिष्य द्वारा चोरी कर लिया जाता, तब क्या होता? इससे क्लाउड सी संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन भी हो रहा था। इसके अतिरिक्त वह शिष्य उसके कक्ष के दरवाजे के पास आलस्य से खड़ा हुआ उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। इससे दक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद दक्ष ने उस शिष्य की ओर गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हें संप्रदाय के नियम पता होने चाहिए, है ना? तुम बिना अनुमति के दूसरे के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। दक्ष उस शिष्य को पहले से ही जानता था। उसका नाम अशीर था। वह संप्रदाय के शीर्ष 10 सामान्य शिष्यों में से एक था। वह इस चीज का प्रभारी था कि संप्रदाय के सभी सामान्य शिष्य संप्रदाय के नियमों का पालन करें। संप्रदाय में उसकी स्थिति के कारण दक्ष उस शिष्य को जानता था और वह शिष्य भी दक्ष को पहचानता था। महान एल्डर जयंत 4 पर्वतीय संप्रदाय के महान एल्डर्स में से एक थे और उन्हें संप्रदाय में एक उच्च पद प्राप्त था। इसके अतिरिक्त वह इस बात के प्रभारी भी थे कि संप्रदाय के नियमों का सभी के द्वारा पालन किया जाए। 4 पर्वतीय संप्रदाय में ऐसे बहुत से लोग थे जो महान एल्डर जयंत के निर्देशन में ये देखने के प्रभारी थे कि संप्रदाय में कौन नियमों का पालन कर रहा है और कौन नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इनमें से कुछ सामान्य शिष्यों पर नजर रखने के लिए थे और कुछ मुख्य शिष्यों पर नजर रखने के लिए थे और अशीर सामान्य शिष्यों पर नजर रखने का प्रभारी था। इधर दक्ष की बात सुनकर अशीर ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बेशक मुझे नियमों के बारे में पता है, लेकिन जब बात तुम्हारी कूड़े के टुकड़े की आती है
तो उन नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय ये कहते हुए अशीर दक्ष की ओर देख भी नहीं रहा था। उसे इस समय लग रहा था कि दक्ष वही पुराना कूड़े का टुकड़ा है जो वह तब हुआ करता था जब वह साधारण ऊर्जा के 5वें स्तर पर था। इसके बाद अशीर दीवार से हटा और फिर उसने बेरुखी से कहा, मेरे पीछे आओ। इस पर दक्ष ने भी कहा, मेरे पास समय नहीं है। ये कहते हुए दक्ष ने आगे गौरव के कक्ष की ओर चलना शुरू कर दिया। गौरव अभी घायल था और उसे उपचार के लिए गोलियों की आवश्यक थी। जब दक्ष के पास इतना महत्वपूर्ण कार्य था तो वह अशीर के साथ अपना समय कैसे बर्बाद कर सकता था। इधर जब अशीर ने दक्ष की ये बात सुनी और उसे आगे बढ़ते हुए देखा तो वह दंग रह गया। इसके बाद उसके चेहरे पर अचानक गुस्सा आ गया और फिर वह अपनी जगह से तुरंत गायब हो गया। इसके बाद अगले ही पल अशीर पलक झपकते ही दक्ष के सामने आ गया। यह अशीर की चपलता तकनीक थी जिससे उसकी गति इतनी बढ़ गई थी कि उस समय ऐसा लगा कि अशीर अपनी जगह से गायब हो गया हो। अशीर को अपनी चपलता तकनीक पर बहुत घमंड था क्योंकि वह यह जानता था कि उसकी चपलता तकनीक कितनी मजबूत थी, खासकर तब जब उसने देखा कि उसके सामने आते ही शौर्य ने अपनी भौहें सिकोड़ ली थी। इससे अशीर को लगा कि दक्ष उसकी चपलता तकनीक को देखकर आश्चर्यचकित हो गया है। इधर दक्ष के सामने आने के बाद अशीर ने मजाकिया लहजे में कहा, संप्रदाय के एल्डर तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम अब भी उनसे मिलने के लिए नहीं जाना चाहते। जब दक्ष ने अशीर की ये बात सुनी तो वह एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, संप्रदाय के एल्डर मुझसे मिलना चाहते हैं। दक्ष के चेहरे पर आए ऐसे भाव को देखकर अशीर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। इधर ये कहने के बाद दक्ष ने अपने मन में सोचा, क्या यह लाइफ एंड डेथ एरिना में हुई हत्या के कारण था कि संप्रदाय के एल्डर ने मुझे अपने पास बुलाया था। असंभव, क्योंकि मैंने वहां उन सभी को मार डाला था जो मेरी वास्तविक पहचान को जानते थे। तो क्या यह अकेना पर्वत शिखर पर हुई घटना के कारण था। नहीं, ये भी कोई कारण नहीं होना चाहिए क्योंकि रक्षक अनुपम ये नहीं चाहते थे कि संप्रदाय में किसी को भी ये पता चले कि मैंने अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा पास कर ली है, और रक्षक असीम भी यही चाहते थे। तो वह दोनों निश्चित रूप से अशीर को इसके बारे में नहीं बताएंगे और मुझे बुलाने के लिए कहेंगे। वह दोनों ये भी जानते हैं कि मुझे गौरव के पास जल्द से जल्द पहुंचना है। तो फिर किस एल्डर ने और किस कारण से मुझे बुलाया है। इस समय दक्ष इस बारे में सोचकर ही आश्चर्यचकित था और ये नहीं सोच पा रहा था कि किसने और किस कारण से उसे बुलाया है। इसके बाद दक्ष ने अशीर की ओर देखते हुए कहा, थोड़ी देर यहां मेरा इंतजार करो, इसके बाद मैं चलूंगा। ये कहने के बाद दक्ष गौरव के कक्ष की ओर चला गया, जिससे अशीर एक बार फिर स्तब्ध रह गया। दक्ष को पता चल गया था कि संप्रदाय के एक एल्डर उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी उसने जाने के लिए थोड़ी देर और इंतजार करने को कहने का साहस किया, जिससे अशीर को बहुत ही हैरानी हुई। इस समय दक्ष की बात सुनकर अशीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर अगले ही पल वह दोबारा शांत हो गया, ये सोचकर कि कुछ ही समय में दक्ष को वास्तविकता का पता चल ही जाएगा और यह केवल समय की बात होगी। इसके बाद दक्ष जल्द ही वहां से निकलकर गौरव के कक्ष की ओर चला गया। गौरव के कक्ष में पहुंचने पर जब सरोजा और गौरव ने दक्ष को वहां पर देखा तो वह दोनों खुश हो गए। सरोजा ने तुरंत दक्ष के पास जाते हुए कहा, दक्ष तुम आ गए, क्या तुम्हें वह मिला जिसके लिए तुम गए थे। जब दक्ष यहां से अकेना पर्वत शिखर पर गया था तब सरोजा और गौरव को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन अब उसे सही सलामत वापस आते देखकर उन दोनों को बहुत खुशी हुई। इधर दक्ष ने सरोजा की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे मिल गया। ये कहने के बाद दक्ष शीघ्र ही गौरव के पास चला गया।